हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम के। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब से पहले जैसा ही रूटीन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर एक सिंबल गिवन है, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड, यानी कि डायक। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था, और जिन लोगों के सही आंसर हैं उनके नाम है दिलीप कुमार, कपिल टोगरा, गुंजन बैरवा, प्रतिभा निमेश, हर्ष देशवाल एंड कंचन चारिया। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम कौन से ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर हमें टाइप निकालना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर हमें कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ़ पोल्स जो ज़ीरो पर लाई कर रहे हों, यानी कि ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ़ पोल्स हैं वो चीज़ हमें पता करनी होती है, और जितने नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वही उसका टाइप होता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है इस प्लांट ट्रांसफ़र फंक्शन का टाइप, जिसके अंदर हमें जो फीडबैक गिवन है वो है यूनिटी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि टाइप निकलता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू, और वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ पोल्स काउंट करने हैं। तो जी एस यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है के अपॉन में एस स्क्वायर। ये यहाँ पर एस टू नहीं, एस स्क्वायर है, 1 प्लस टी एस। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एस की सिर्फ दो ही वैल्यू ज़ीरो पर लाई कर रही है, यानी कि ओरिजिन पर। तो जब दो वैल्यूज़ के अंदर ओरिजिन पर लाई कर दी है तो इसका जो टाइप होगा वो भी 2 होगा। आई होप आप सभी को टाइप निकालना आ गया होगा। आप किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का निकाल सकते होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 ट्रांसफ़र फंक्शंस गिवन हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, और साथ में हमारे को यहाँ पर नेचर ऑफ सिस्टम भी गिवन है। तो हमें एग्जैक्टली मैच करना है कि कौन सा सिस्टम इस नेचर का है। तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। जीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो सिस्टम होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और जब भी जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये होता है अंडर डैम्प्ड, और जब भी जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सिस्टम होगा ओवर डैम्प्ड। तो ये तीन चीज़ें तो आपको पहले पता होनी चाहिए। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये 15, 25 और 35 बाद अपॉन लिखा हुआ है वो मिस हो गया है। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। जब हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें इनकी वैल्यूज़ कुछ निकल के आएगी जीटा की। उसके थ्रू हम बता पाएंगे कि ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है। इसके अंदर जो 15 है वो हमें गिवन है एन स्क्वायर की वैल्यू। उसके केस में हमें यहाँ पर गिवन है 15। यहाँ पर जो ओमेगा एन की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी √15, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आएगी 5। जब हम इसके अंदर ओमेगा एन की वैल्यू को पुट करेंगे और जीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो जीटा की वैल्यू कुछ चीज़ निकल के आएगी 5 अपॉन में 2√15 की वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, यानी कि जीटा की वैल्यू इस केस में निकल के आई है 1 से कम। और 1 से कम वाला केस कौन सा होगा? वो होगा अंडर डैम्प्ड का केस। तो इसलिए जो ए होगा वो होगा अंडर डैम्प्ड। हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड के अंदर यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमें गिवन है 25। तो यहाँ पर ओमेगा एन निकल के आएगा 5, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी 10, और जब हम ओमेगा एन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो इस केस के अंदर जो जीटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 के बराबर। ये केस होता है क्रिटिकली डैम्प्ड का। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड के अंदर यहाँ पर एन स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 35। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? वो हो जाएगी √35, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पर कंपेयर करने के बाद वो होगी 18। और जब हम ओमेगा एन की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे तो जीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9 अपॉन में √35। तो इसमें हमारे को साफ पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और ग्रेटर देन 1 वाला केस होगा ओवर डैम्प्ड। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करना भी सीख ली है। अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती होगी तो उसने यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट करना भी सीख ली होगी। तो इसका सही आंसर होगा ए।
आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और आरएससीबी एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस किस चीज़ के साथ डील करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नेचर ऑफ रेस्पॉन्स, जब हम इनपुट को अप्लाई करते हैं। और जो स्टडी स्टेट एनालिसिस है वो डील करती है एरर जो आता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। एस्टिमेशन ऑफ एरर कैलकुलेट किया जाता है स्टडी स्टेट एनालिसिस के थ्रू, जबकि ट्रांजिएंट एनालिसिस के थ्रू हम डील करते हैं नेचर ऑफ रेस्पॉन्स के साथ। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है और उसका हमें यहाँ पर पूछा गया है ऑर्डर। तो चलिए अब मैं आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है वो गिवन है k अपॉन में s स्क्वायर 1 प्लस टी एस। तो जो ऑर्डर निकलता है वो निकलता है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, जो मेन चीज़ है। और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही सिस्टम का ऑर्डर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो जी एस की वैल्यू यहाँ पर आएगी k अपॉन में एस स्क्वायर 1 प्लस टी एस। फीडबैक हमें यूनिटी बता ही दिया गया है तो एच यहाँ पर एच एस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा एस स्क्वायर 1 प्लस टी एस प्लस के, और नीचे वाली पावर जब उस साइड जाएगी तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बना देगा। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है इसकी वो यहाँ पर निकल के आएगी 3, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो जब हाईएस्ट पावर 3 निकल के आएगी तो सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो भी होगा इज इक्वल्स टू 3। तो आई होप आपको अब ऑर्डर भी निकालना आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब भी एक्शन ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा आउटपुट से, यानी कि आउटपुट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इनपुट सिग्नल के कंट्रोल एक्शन पे, वो सिस्टम कहलाएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसे एक नाम से और जाना जाता है नॉन फीडबैक सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आउटपुट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब कंट्रोल एक्शन डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर तो उस केस में वो कौन सा सिस्टम होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब भी वो इंडिपेंडेंट होता है तो ओपन लूप सिस्टम होता है, तो जब भी वो डिपेंड करेगा तो वो क्लोज लूप सिस्टम कहलाएगा। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या होता है, मेज़र करते हैं एक्चुअल आउटपुट को और फिर उसे कंपेयर किया जाता है डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ जो हमें चाहिए, और उस हिसाब से फीडबैक सिग्नल भेज दिया जाता है इनपुट के अंदर। इस सिस्टम को कहा जाता है क्लोज लूप सिस्टम। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक देते हैं तो उस केस के अंदर ओवरऑल गेन सिस्टम का क्या हो जाता है। तो जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो उस केस में सिस्टम हमेशा अनस्टेबल हो जाता है। अभी अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर इंक्रीज इन आउटपुट हुआ तो वो फीडबैक भेजेगा, उसकी वजह से दोबारा इनपुट इंक्रीज़ होगा, और इनपुट इंक्रीज़ होगा तो फिर दोबारा से आउटपुट इंक्रीज़ होगा, और ये एक लूप सा बन जाएगा। तो इस वजह से जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इनपुट को कुछ इस तरीके से कम करता है कि जो उसका आउटपुट होता है वो डिक्रीज़ तो होता है बट वो स्टेबल रहता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, इंक्रीजेज। जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक देंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो एक टेबल दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी याद रखिएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लैग कंपनसेटर किसकी तरह वर्क करता है। तो लैग कंपनसेटर लो फ्रीक्वेंसी के हाई गेन को अलाउ करता है, जो कि एक लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये वर्क करता है एज ए लो पास फिल्टर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है कंपनसेटर का, और हमें बोला गया है कि अगर ये एक लीड कंपनसेटर है तो उस केस में ए और बी की वैल्यू क्या होंगी। तो लीड और लैग कंपनसेटर ये होता क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को, फीडबैक प्रोसेस के अंदर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीड कंपनसेटर एंड लैग कंपनसेटर। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो इस बात से हो जाना चाहिए अगर नहीं पता था तो। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होती है लीड कंपनसेटर की वो होती है GCS इज इक्वल्स टू S प्लस जेड अपॉन में S प्लस P। अब इसके अंदर Z और P होते हैं। Z इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में T और P इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में अल्फ़ा T। और जब भी हम लीड कंपनसेटर की बात करेंगे तो उस केस के अंदर जो Z अपॉन में P का जो रेशियो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। पोल और जीरो की जो लोकेशन होती है लीड कंपनसेटर के केस में वो कुछ इस टाइप से होती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ज़ीरो है -a पर, तो यहाँ पर होगा पोल, यानी कि पहले ज़ीरो होगा और बाद में पोल होगा, जैसे मान लीजिए -b पर। अगर हम इनके साइंस को अगर एक बार के लिए साइड में रखें तो जो a की वैल्यू है वो लेस देन b होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी लोकेशंस के हिसाब से बताया है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा इन चारों ऑप्शंस में से वो होगा फोर्थ, क्योंकि इसी के केस में a की वैल्यू लेस देन है b से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपको अगर किसी को नहीं आता होगा तो उसे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपके कई कंसेप्ट्स पिछले वीडियोस में भी क्लियर किए हैं, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन लैग को और किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन लैग क्या होता है कि ये एक डिले होता है जब हम इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं, और जब इनपुट सिग्नल को अप्लाई करने के बाद सिस्टम रिएक्ट करता है, उसके बीच का जो डिले होता है ना वो चीज़ कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन लैग। तो इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोला जाता है डेड टाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, डेड टाइम। आई होप आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी ठीक लग रही होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RACB के अंदर देखने को मिलेंगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुराने जैसे 10-15 साल पुराने क्वेश्चंस, घिसे पिटे क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं है। टाइम चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी चेंज होती है, तो इसलिए मैंने आपके लिए जितना हो सकता है उतना लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है। तो आई होप आप सभी को ये सही लग रहा होगा। अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक राउथ हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी टेस्ट के थ्रू एक टेबल गिवन है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इस टेबल को लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो राउथ हर्विट्ज़ टेस्ट के अंदर एक चीज़ ये देखी जाती है कि जितने नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस होते हैं, नंबर ऑफ़ साइन चेंज, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स इन RHS ऑफ एस प्लेन, यानी कि राइट हैंड साइड में एस प्लेन के। तो इसके अंदर जैसा कि आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि 3 बार साइन चेंज हुआ है। एक बार हुआ है प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस और फिर प्लस से माइनस। तो इसलिए जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे 3। और जब RHS के अंदर रूट्स आ चुके हैं, क्योंकि हम जब भी रूट्स LHS के अंदर होंगे तभी सिस्टम स्टेबल होता है। जब भी रूट्स RHS के अंदर चल जाते हैं प्लेन के तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके अंदर 2 स्टेटमेंट सही होंगे। पहला, द सिस्टम इज़ अनस्टेबल, और दूसरा ये कि इसके 3 रूट्स लाई करेंगे RHS यानी राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन के अंदर। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि टाइप कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि ऑरिजिन पर कितने नंबर ऑफ़ पोल्स लाई कर रहे हैं, जबकि जब भी हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर जो एस की हाईएस्ट पावर है वो निकल के आ रही है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो होगा 2,
और जो टाइप निकालना है यानी कि ऑरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल्स जा रहे हैं, तो वो इसके अंदर दिख रहा है कि सिर्फ एक ही पोल है जो ऑरिजिन पर लाई करेगा, तो इसलिए जो इसका टाइप होगा वो होगा 1। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, 1 एंड 2। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि पिछली टेबल में से आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, तो वही चीज़ इसके अंदर गिवन है कि इसकी लो सेंसिटिविटी होती है किसी भी पैरामीटर वेरिएशन को लेके, यानी कुछ भी आप अगर वेरी करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी घट जाती है। और इसके अंदर बैटरी स्टेबिलिटी तो हमें ज़रूर मिलती है पर गेन कम हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था। और इसके अंदर जो रिजेक्शन होता है वो डिस्टर्बेंस सिग्नल का बढ़ जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि ये किस टाइप का फ़िल्टर है। तो जैसा कि आप ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर देख सकते हैं, जो ज़ीरो लोकेटेड है यानी कि न्यूमरेटर के अंदर जो एस की वैल्यू निकल के आएगी वो है 2, और जो कि और पोल लोकेटेड है -2 पे, यानी कि एक है लेफ़्ट हाफ में और एक है राइट हाफ में, और ये है भी कुछ इस तरीके से कि मिरर इमेज बना रहे हैं। और जब भी ऐसे पोल और ज़ीरोज़ मिरर इमेज बनाते हैं तो वो कहलाता है ऑल पास फिल्टर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस केस के अंदर इनमें से कौन सी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। जब भी फीडबैक अपोजिट होगा रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल की फेज़ के, तो वो फीडबैक कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक को अप्लाई करेंगे तो उस केस में एक्चुअल सिग्नल को वो कम कर देता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक्चुअल सिग्नल को वो कम कर देता है पर वो चीज़ स्टेबल रहती है। तो उससे होता क्या है कि जब भी हम एक्टिव डिवाइसेस में इसे यूज़ करते हैं, एक्टिव डिवाइसेस लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ होती हैं, तो उस चीज़ में हमें ये चीज़ फ़ायदा देती है, क्योंकि इससे लीनियर रीजन के अंदर जो डिस्टेंस कवर करनी होती है वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है, इससे उसकी जो ओवरऑल स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा मतलब ये हुआ कि उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बैंडविड्थ इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। यहाँ पर आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में बैंडविड्थ के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब भी हम नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करते हैं तो जो उसकी बैंडविड्थ है वो 1 + a बीटा के रेस्पेक्ट में बढ़ती है और इसी रेस्पेक्ट में उसका गेन घटता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि नेगेटिव फीडबैक जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो गेन बैंडविड्थ रेशियो होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ, वो हमेशा होता है कांस्टेंट। तो अगर हम गेन की वैल्यू को कम करेंगे तो बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ेगी, की वैल्यू को कम करेंगे तो गेन की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, इंक्रीज द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेज। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इन केस ऑफ फीडबैक सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर फीडबैक सिस्टम लगा होता है तो वो स्लोली करता है, क्विकली राइज करता है, या स्लोली डिके करता है, या क्विकली डिके करता है। तो जब भी हम फीडबैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो उससे उसका होता क्या है, टाइम कांस्टेंट घट जाता है। और जब भी टाइम कांस्टेंट घटता है तो जो रेस्पॉन्स होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डीके करता है मोर क्विकली। ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, इट डिकेज क्विकली। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस थोड़े नए टाइप के हो सकते हैं पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेईई एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप इनका रिवीजन करके जाइएगा। और पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करवाए हैं तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टाइप 1 सिस्टम के अंदर कितने पोल्स होते हैं ओरिजिन पे। आज मैंने आपको टाइप्स एंड ऑर्डर पे इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं कि अब ये चीज़ तो आप कभी नहीं भूलने वाले।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1 पोल। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल अंदर जिन क्वांटिटीज़ को शो करते हैं तो उसे मैकेनिकल के अंदर किस तरीके से शो किया जाता है, उस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि के, उसे हम शो करते हैं 1/c से, और इस 1/c को ही कहा जाता है इलास्टेंस। में से कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, अगर पता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे फोर्स का वोल्टेज तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ही। मास को करा जाता है एल से डिनोट यानी कि इंडक्टेंस। वेलोसिटी को करा जाता है करंट से डिनोट। डिस्प्लेसमेंट को करा जाता है चार्ज से डिनोट। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे फ्यूचर के अंदर याद रखने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइज़ कर दी है उसकी स्पीड, तो उस केस में उसका फीडबैक एलिमेंट कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फीडबैक क्या चीज़ होती है। तो इनमें से कौन सा इसके लिए फीडबैक एलिमेंट होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा निडल ऑफ द स्पीडोमीटर। क्योंकि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे कार की, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा स्पीडोमीटर के थ्रू। वो वर्क करेगा एज ए गॉज, क्योंकि वो मेज़र कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हीकल की। उसे सेंस करके ही आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। से यहाँ पर पूछा गया है कि 2 ब्लॉक्स गिवन है ए एंड बी और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनका जो रिजल्टेंट गेन आएगा वो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के थ्रू कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए एक डायग्राम है, इसके अंदर 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड है, एक ए और एक बी। इनके गेन यहाँ पर गिवन है ए एंड बी, तो इसका जो रिजल्टेंट गेन आएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। और यही केस अगर आपके पास आता पैरेलल के केस में, तो उस केस में ये हो जाते दोनों ऐड। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि में से कौन सा सिस्टम है जिसकी टेंडेंसी होती है ऑसिलेट करने की, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।